एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ गॉर्जियस बाय वर्तिका। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ माय कोविड पॉजिटिव एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस रहा पिछले 21 दिनों में, कैसे सिम्टम्स आए, कैसे मैंने रिकवर किया। मुझे एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि शेयर करो, मे बी किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल रहे। सो आई थॉट कि क्विक वीडियो मैं इस पर बना देती हूँ। नाउ आई हैव रिकवर्ड 90%। बस अब वीकनेस बहुत ज़्यादा रह गई है, बट आई एम कम्प्लीटली फाइन नाउ। अदरवाइज़ देखा जाए तो मैंने ईद मेकअप का ये लुक क्रिएट किया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करना। सो आज से लगभग आई थिंक 3 वीक्स बैक सैटरडे का दिन था। पापा नोएडा से भैया भाभी के घर से वापस आए तो उन्हें थोड़ा कोल्ड हुआ, वापस आने के बाद हुआ, लेकिन ठीक है। एंड नॉर्मल था, सीज़न चेंज हो रहा था, एसी चलाया हुआ था मैंने, तो उन्हें कोल्ड यूजुअली हर बार होता है, तो कुछ इतना हमें टेंशन नहीं हुआ था। बट रात तक देखा कि मम्मा को भी बुखार चढ़ गया है। फिर सैटरडे को उस दिन रात को मैं 12 साढ़े 12 बज रहे थे, बिल्कुल चिल थी, रिलैक्स थी, आराम से मैं अपना सोने लगी और बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ चल रहा है। मैं जैसे ही मतलब लेटी हुई थी पहले भी, जैसे ही मैंने सोचा बस अब फ़ोन वोन बंद करती हूँ और आंखें बंद करके सोती हूँ, एकदम से ना मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लगी। लाइक इट वॉज एक्सट्रीम, और बहुत गर्मी का दिन था उस दिन। बट थोड़ा सा उस दिन मौसम चेंज हुआ तो मुझे लगा मे बी थोड़ी सी ठंड हो रही होगी, एसी ऑफ कर देती हूँ, कर दिया। फिर लगा यार बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, फिर मैंने ना पंखा ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद भी हद्दी ठंड लग रही, लाइक कि समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, ये बहुत अजीब लग रहा था, इतनी ठंड कैसे लग सकती है। देन मैंने मम्मा से पूछा फ़ोन करके, समहाउ मम्मी ने बोला कि एक कंबल शुक्र है बाहर रखा हुआ है, ऊपर जा करके लेके आना पड़ेगा। तो मैं समहाउ गई जैसे तैसे हिम्मत करके और भारी सा बड़ा सा कंबल ले करके आई। फिर उस कंबल में मैं लेटी, उसके बाद भी ठंड लग रही है, मतलब लाइक इतनी ठंड लगना। फिर मेरे को पता चला कि नेक्स्ट डे आई थिंक मैंने मेजर किया था, नेक्स्ट डे जब मेरा बुखार उतर रहा था ना, तब वो 102 था। मतलब मेरा तो 97 रहता है टेम्परेचर यूजुअली, तो 102 तो बुखार उतरने के बाद कंडीशन थी। तो उस टाइम तो मेरा रात को कितना हाई होगा, लाइक हद्दी ठंड लग रही थी, बहुत बुरी तरह से शिवरिंग हो रही थी, बहुत हालत ख़राब हो रही थी। तो फिर पैरासीटामोल पड़ी थी घर पर, बस एक ही बची हुई थी, तो वो मैंने रात को एकदम से पैरासीटामोल खाई और फिर मैं सो गई। सुबह मैं उठी, सुबह फिर तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, ठंड लग रही है। फिर मम्मी को भी काफ़ी तेज़ दिख रहा था बुखार हो रहा है, पापा को भी, सब ओके, कुछ भी ओके नहीं लग रहा था। देन सुबह इमीडिएटली अर्जेंटली हमारे यहाँ पे शुक्र है घर पर आ गए थे एकदम से कोविड टेस्ट करने के लिए। पापा का हुआ, मेरा हुआ, मम्मी का हमने सोचा था कि पता चल ही जाएगा हम दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा उसके हिसाब से। एंड उनको इतना भी कुछ हमें नहीं लग रहा था उस टाइम पर। तो फिर बहुत ही जल्दी एक ही दिन के अंदर आई थिंक रिजल्ट्स आ गई थी, तो मेरा पॉजिटिव ही आया था, पापा का भी पॉजिटिव ही आया था। देन इतने में वी गॉट टू नो कि भैया भाभी एंड उनका छोटा सा 2 साल का बेबी, ही इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग फाइन। उसने भी 3 दिन से, कुछ छोटे से बच्चे ने खाया नहीं है, बहुत ज़्यादा खांसी करे जा रहा है। देन उनका भी रिपोर्ट्स आए, भाभी का पॉजिटिव आया, युवान का बच्चे का पॉजिटिव आया, भाई का नेगेटिव आया, तो भाई ने फिर वापस करवाया, जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाएगा तब तक टेस्ट कराएगा वाला मतलब सीन था। ओके, मतलब था तो था ही यार, वो चाहे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, बट और एक घर में रहते रहते भी ना आप खुद कितना आइसोलेट करो, कुछ करो, इट्स नॉट दैट ईजी, कहीं ना कैच हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और भाभी की मम्मी भी उसी दिन आई थी, तो वो भी बेचारी फंस गई। मतलब अच्छा वाला पापा रह रहे थे वहाँ पर, ठीक है, आराम से, पापा भैया भाभी युवान रह रहे थे। इतने में अब क्या हुआ कि पापा का तो ये था कि बहुत दिन हो गए, 1 महीने से वहाँ पर है, पापा हिसार वापस आ जाएं घर पे, इतने अब भाभी की मम्मी वहाँ पर रह लेगी। बेबी को देखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है, मतलब काफ़ी लोग चाहिए होते हैं उसको देखने के लिए। तो फिर आंटी भी फंसी, पापा भी फंसे, पापा यहाँ आए, हम भी फंसे। मतलब हमारी पूरी फैमिली की किस्मत में लिखा था कि होना ही है, नहीं तो मम्मी और मैं तो यहाँ पे बच ही जाते। बट फिर मम्मी और मैं भी आई गए लपेटे में, ये वाला सीन हुआ। और मेरे को तो सबसे ज़्यादा दुख पता है, ऑनेस्टली बोलूँ, इट इज़ वेरी सेल्फिश, बट
मेरे हेयर के मेडिकेशन की वजह से ना मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बिकॉज मुझे पहले ही डॉक्टर ने बोला हुआ था और मैंने तभी इमीडिएटली कोरोना टेस्ट करवाया था, नहीं तो मुझे कुछ नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ हुआ है, इसलिए करवाया था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ था मुझे कफ एंड कोल्ड भी होगा ना तो मेरा जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिकेशन है वो इमीडिएटली हमको स्टॉप करना होगा वहीं पर। और कोरोना में तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए बोला गया था, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा ज़्यादा टेंशन थी अपने लिए। फिर मुझे उसकी बेबी की भी बहुत टेंशन हुई यार, 2 साल का बच्चा है, उसको हुआ, फिर मुझे उसकी भी हुई। बट देन अल्टीमेटली यार फिक्र तो सभी की होती है, ऐसी सेल्फिश भी नहीं हूँ मैं कि सिर्फ अपनी अपनी सोचूं, पूरी फैमिली की ही हुई। एंड पापा तो बड़ा सही फील कर रहे थे, कहते मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही कोरोना की रिपोर्ट्स आए हैं ना, उनको दिख गया ना कि उनको हुआ है, भाई उनकी कंडीशन वॉज ख़राब, लाइक इट वॉज लिटरली सो डिस्टर्बिंग। मेरे को बार बार देख के रोना आ रहा था। उनके रूम में मैं बाहर से जा कर के देखती थी, जाना नहीं था, एक दूसरे से मिलना नहीं था, बट उनकी जो कंडीशन थी, ही वॉज नॉट ईटिंग एट ऑल। वो खाना नहीं खा रहे थे, वो दवाई तक नहीं ठीक से खा पा रहे थे। उनको दवाई देने जाओ, मैं दवाई देने के लिए बोल रही हूँ कि पकड़ लो, ऐसे ऐसे करके हिलने लगते हैं। भाई मेरी जो जान निकल रही थी ना देख करके, मैं चुप चुप करके तब रो रही थी, तब मैं एकदम से ठीक हो गई थी। होता है ना जब आपकी फैमिली वालों को आप ऐसे देखते हो ना कहीं आप में एक हिम्मत आ जाती है, आप ठीक आ जाते हो, आपको पता होता है आपको देखना पड़ेगा भाई। तो उस टाइम में एकदम से इतनी हिम्मत आई, मैं हर थोड़ी देर में गर्म पानी दे रही थी सबको, घर में स्टीम दे रही थी, काढ़ा बना के दे रही थी, ये सब स्टार्ट कर दिया था इमीडिएटली। और शाम को लेकिन मैंने एक स्टूपिडिटी ये करी, मेरा वर्कआउट क्लास था, एब्स का था, और एब्स का मेरा फेवरेट डे होता है, और मैंने कहा क्यों मिस करना है, मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी कर लेती हूँ, चल क्या फ़र्क पड़ता है। और तब तक रिपोर्ट्स नहीं आए थे, मुझे पता नहीं था मुझे कोविड हुआ है शायद से। तो फिर मैंने कहा मैं एक वर्कआउट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं थोड़ा बहुत अपने एब्स की एक्सरसाइज भी करने लग गई, और मैं बिल्कुल सही फील कर रही थी, सब सही था। लेकिन फिर वो एक्सर्शन तो हो गई ना पूरे दिन की, इतना काम वाम करके और सब कुछ, फिर मैं हो गई ठप। फिर उसके बाद मेरी होने लगी तबीयत अच्छी वाली ख़राब। और मेरा एक भाई बना हुआ है गौतम कॉलेज में, तो भाई ही हैज़ सपोर्टेड अ लॉट ड्यूरिंग द होल टाइम। उसने आकर के घर पर खाना प्रोवाइड किया है, ब्रेकफास्ट और लंच आकर के वो रोज़ दे जाता था, और हम लोगों में कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम बना पाएँ। हमारे घर पे मेड आई थी, तब हमें पता नहीं था हमें कोरोना है, उस बेचारी को भी शायद हमसे कोरोना हो गया, बिकॉज फीवर हुआ था, तो उसको भी साथ के साथ ही हो गया था। तो ऑब्वियसली अब मेड भी नहीं आ सकती है कोई, उनको भी। हाँ, सबसे अच्छी चीज़ हमने क्या करी थी ना कि जैसे ही रात को हुआ ना, नेक्स्ट डे हमने टेस्ट करवा लिया था, एंड टेस्ट के रिजल्ट्स आए उसके पहले ही हमने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज समझ में आ गया था, डॉक्टर्स ने पहले ही बोल दिया था आज के डेट में अगर किसी को बुखार है, खांसी है, यानी कि इट इज़ कोरोना ओनली, ऐसा वेव आया हुआ है कि सबको हो रहा है, और हम लोगों को भी बहुत जल्दी इनिशियली हो गया था। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी, फैमिली में हमें बहुत अच्छे एक डॉक्टर मिल गए, तो हमारा फ़ोन पर ही ट्रीटमेंट बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था फैमिली फ्रेंड्स में। फैमिली फ्रेंड्स कह रही हूँ, फैमिली ही है, मतलब फैमिली डॉक्टर ही हैं, तो उन्होंने ना हमें बहुत ही जल्दी मेडिकेशन स्टार्ट करवा दिया था, जिस वजह से हम लोग ठीक हो गए। अर्ली स्टेजेस पर अर्ली अगर आपको टाइमली पता चल जाता है ना आपको कोविड है, आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हो। शुरू के 5-10 दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं, बट टाइम पे पता चल जाए बस आपको है, और आप मेडिकेशन स्टार्ट कर दो बिना किसी केयरलेसनेस के। स्टूपिडिटी मत करना उस टाइम पर, अगर कुछ भी हो सीधा जा कर के डॉक्टर से मिलो, बात करो और ट्रीटमेंट ले लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपने नोन में भी बताना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कुछ भी हो सकता था। मैं बता रही हूँ ये कंडीशन, आप जो बड़ा मुझे सजा धजा अभी देख रहे हैं ना, ये कंडीशन होती ना, आई वॉज इन अ वेरी बैड सिचुएशन, लेट मी टेल यू। मैं धीरे धीरे आ रही हूँ आगे पूरी स्टोरी पर। आई वॉज नॉट ओके एट ऑल, ठीक है, बहुत खतरे की घंटी थी मेरे वाले केस में स्पेशली। तो फिर हमारा मेडिसिन जो स्टार्ट हुआ ना, मैं बता देती हूँ, मेडिकेशन ऐसे बतानी ही नहीं चाहिए, बट मैं हल्की फुल्की सी बता देती हूँ, डॉक्टर से रिकमेंडेशन के बिना मत लेना। बट केमिस्ट भी यही दे रहे थे वैसे उस टाइम पर, दवाई एकदम से अगर आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा तो आपको लेना भी पड़ेगा, ये भी सीन था। आइवरमेक्टिन 12 mg, ठीक है, वंस इन अ डे, डॉक्सीसाइक्लिन ट्वाइस इन अ डे, डोलो 650 विच इज़ लाइक फॉर पैरासिटामोल ओनली,
थ्राइस इन अ डे, और डिपेंडिंग ऑन योर फीवर कितना हो रहा है, थोड़ा बढ़ाना भी पड़ सकता है, थोड़ी कम भी करनी पड़ सकती है। मुझे तो दिन में 5-5 डोलो खानी पड़ी। मेरे को ऐसा फीवर चढ़ता था, फिर खाओ, फिर फीवर चढ़ेगा, फिर चढ़ेगा, मतलब 3 बार में तो मेरा चल ही नहीं रहा था, मुझे इतनी खानी पड़ रही थी। बाकी जिंकोविट में जिंक और मल्टीविटामिन होता है, विटामिन सी लेना था 500 to 1000 mg, दोज आर तो नॉर्मल सप्लीमेंट्स, एंड वंस इन अ वीक विटामिन डी लेना था 60,000 IU का, वो वंस इन अ वीक लेना होता है। देन धीरे धीरे आप उसे वंस इन 2 weeks कर देते, तो मेरा तो बहुत टाइम से चल रहा, तो इसलिए मेरे को वो वाला कोई सीन नहीं था। सो दीज वर लाइक नॉर्मल मेडिकेशंस, एंड एक एजिटॉप लिया था। एजिथ्रोमाइसिन यूजुअली गले पे बहुत अच्छा काम करती है, बट कोरोना में एजिथ्रोमाइसिन इज़ नॉट वर्किंग। ना ही मेरे दोस्त के लिए वर्क करी, ना ही मेरे घर में किसी पे वर्क करी, ना ही मुझ पे वर्क करी। सो वो मेडिसिन नहीं काम कर रही है। एंड मेरा क्या सीन हुआ ना, फिर एक बार एग्जर्शन होने के बाद में मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब होती गई। मतलब मेरे को इतनी खांसी आ रही थी कि लिटरली मैं रो रही थी, मैं तड़प रही थी। मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही थी गले में, कॉन्टीन्यूसली कफिंग हुआ है मुझे, और मैं खड़े खड़े मतलब गिरने को हो जाती थी, मेरे को ऐसे कफिंग हो रहा था। और मतलब सीरियसली मैं बहुत ख़तरनाक वाली कंडीशन थी, मतलब मेरा कफिंग वाला सीन तो कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ हैपनिंग। इतनी कफिंग मुझे हुई। एंड फिर मॉन्टेयर एफेक्ट्स, मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, उसने बोला लेने के लिए 3 दिन, डेंट वर्क एट ऑल। डॉक्टर ने बोला फिर कोरेक्स कफ सिरप है, दैट हेल्प लिटिल बिट। एंड कोरेक्स कफ सिरप से हल्की सी हेल्प हुई, बट स्टिल कंडीशन वॉज लाइक रियली बैड। देन एक फ्रेंड ने बोला, फ्रेंड की नहीं ऐसे सुननी चाहिए, बट डॉक्टर ने भी सेम दवाई बोली बाय चांस, सिपोडिम नाम से। सिपोडिम 325 mg मैंने ली 5 दिन के लिए, दिन में 2 बार। सॉल्विन ली मैंने 3 में 3 बार, ताकि कफ चिपके ना, मेरे गले में चिपक गया था लिटरली। एंड खैर ये मेरे साथ हमेशा होता, जब भी मुझे पहले भी कफिंग हुआ करता था, मेरे गले में स्टक कर जाता था वो, ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा, वो पूरे टाइम अड़ता रहेगा, और पूरे टाइम मेरा एक स्ट्रगल चलता रहेगा, एंड वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता था मेरे लिए। तो वही वाला सिचुएशन हो रहा था, बट इस बार एक्सट्रीम लेवल पे था, मतलब हद ही हो गई थी। तो दीज मेडिकेशंस हेल्प्ड, बट नॉट ओनली दीज मेडिकेशंस। मेरा इतना कफिंग था कि डॉक्टर ने मम्मा को बोला था, और मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर गया था। सबसे बड़ी बात ये, मेरा SpO2 88 तक आ गया था, और 93 से नीचे आना मतलब खतरा। जब भी वो मेजर करते थे ना उसमें ऑक्सीमीटर में, मैं सोचती थी पता नहीं मेरी बारी में टूटू करता है, बाकी लोगों में टूटू नहीं करता है, काम नहीं कर रहे हो, मैं बेवकूफ़ में इतनी अक्ल नहीं आई, वो टूटू कर रहा है, वो खतरे की घंटी है। मेरा 93 से नीचे आता है हर बार, इसलिए टूटू कर रहा था। तो 93-92 तक भी चलो ठीक है, कोई खतरे वाली बात नहीं, लेकिन बीच में 2-3 बार मेरा 88 आया, कभी 89 आया, कभी 90 आया, तो विच इज़ वेरी क्रिटिकल। प्लस एक्सट्रीम लेवल पे मुझे कफिंग हुई, तो डॉक्टर ने तब उस टाइम मम्मी को बोला था इसको इमीडिएटली अर्जेंटली HRCT स्कैन के लिए लेके जाया जाएगा। पापा का भी HRCT स्कैन हो चुका था, मम्मी को नहीं ज़रूरत थी, ब्लड टेस्ट वगैरह हमारे हो चुके थे, तो उसके बेसिस पे HRCT स्कैन डिसाइड हुआ था किसका कराना है किसका नहीं कराना है। तो पापा को ब्लड थिनर्स के नॉर्मल इंजेक्शंस दिए गए थे, उनका D डाइमर बहुत ज़्यादा आया था, तो वो काफ़ी रिकवर हो गए थे उससे। और उनका 10/25 आया था CRA-DS स्कोर, कुछ होता है HRCT स्कैन का, उनकी बहुत गंदी कंडीशन थी। फिर मेरा हुआ ना, मेरा तो 13 आया स्कोर, एंड 13 वॉज वेरी हाई। मेरे लंग्स में न्यूमोनिया इन्फेक्शन हो चुका था, फैल चुका था पूरा, एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदी कंडीशन थी। मेरे को मम्मी ने नहीं बताया था कि तेरे को इतना अर्जेंटली इमीडिएटली जाना, नहीं तो मैं शायद बहुत घबरा जाती उस टाइम पर डॉक्टर ने बोला था इसको बहुत अर्जेंटली बिना 1 मिनट की भी देरी करे HRCT स्कैन के लिए लेके जाया जाए, थोड़ा क्रिटिकल है कंडीशन। तो मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल टेंशन में नहीं थी, मेरे को कुछ नहीं था ऐसा, बस हाँ मेरी खांसी से हालत ख़राब हो रही थी, इतना मुझे समझ में था। मुझे नहीं पता था कोरोना से मैं मर सकती हूँ या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कोई खतरनाक कंडीशन में है, बस फाइन, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मेरे को मम्मी ने बोला कि तैयार व्यार हो, मैं आराम से नहा धो के धीरे धीरे मज़े से गई। और फिर वो परेशान तो मुझे लग रहा था, बार बार कह रही थी जल्दी चल, बट मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, मैं आराम से अपना गई, वहाँ पे करवाया HRCT स्कैन। मेरा पहले भी हुआ है CT स्कैन, तो नॉट HRCT, बट पूरा वाला हुआ है, तो मुझे बिल्कुल मज़ा आया था, नॉर्मल था, आराम से करवा के आई थी मैं, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार धक धक ऐसे वाला सिचुएशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, और ठीक है काफ़ी हो रहा था, मतलब उसमें से ऐसे करके निकालते हैं ना, बार बार ऐसे जाते हैं ऐसे आते हैं, अंधेरे में वापस जाएंगे फिर जाएंगे, कांट टेल यू, हालत ख़राब हो गई थी, सही में हालत ख़राब हो गई थी। इस बार बाहर निकली,
वो जो वेटिंग पीरियड था आधे से 1 घंटे का रिपोर्ट्स मिलने का, हमारे यहाँ पे रिपोर्ट्स जल्दी मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात थी। उस टाइम पर तो खैर बहुत जल्दी मिल रही थी, तो बहुत ख़तरनाक था। उसके बाद वो बाहर वेटिंग पीरियड में एक अंकल को 2 लोग पीपी किट में लेके जा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, उनका HRCT स्कैन होना है। उनको देख करके और घबराहट हो रही थी, और लोगों की ऐसी कंडीशन है, मतलब टेरेबल है यार सिचुएशन इस टाइम पे, सीरियस दिल दहलाने वाली कंडीशन है इस टाइम पर लोगों की। वो सिचुएशन देखने को मिला कि उसके बाद और घबराहट हो रही है, यार ये सब हो रहा है एक्चुअली, मतलब हमें भी ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत डर लगा। वापस आए, रिपोर्ट्स देखे, 13/25 था, मुझे लगा 25 में से 13 तो बहुत कम होता है, तब भी मुझे नहीं पता था ये बहुत ज़्यादा है। फिर जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखे, ये वॉज लाइक इसको स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगेंगे, डेक्सामेथासोन एक स्टीरॉयड का नाम है, और अच्छे खासे डोज में लगेंगे, 16 mg के लगेंगे, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, दिन में 2 बार 5 दिन के लिए, तो 10 इंजेक्शंस ये स्टीरॉयड के हो गए। एंड सबसे बड़ी बात, दवाइयाँ मिलना इज़ अ टास्क आज की डेट में। वो इंजेक्शंस बहुत मुश्किल से मिले। मेरे फ्रेंड का भाई केमिस्ट है, ही हेल्प्ड अ लॉट भाई, थैंक गॉड। उस बंदे ने दोपहर को, शाम को जो मेडिसिन हम बोलते थे कैसे भी करके अरेंज करके देता था। मेरे ये इंजेक्शंस बहुत मुश्किल से आते थे। फर्स्ट डे 5 इंजेक्शंस मेरे को मिल गए थे, 1-2 दिन के बाद फिर मुझे 3 मिले, फिर मुझे 2 मिले, ऐसे ऐसे करके ही अरेंज्ड, क्योंकि बहुत शॉर्टेज है। तो जैसे तैसे करके ये इंजेक्शंस मिले। एंड देन फिर ब्लड थिनर्स, मेरा डी डाइमर भी थोड़ा ज़्यादा ही था, फिर ब्लड थिनर्स के भी 5 इंजेक्शंस लगे। तो पूरे टाइम मेरे हाथ में ड्रिप लगा हुआ था स्टीरॉयड इंजेक्शंस के लिए। मेरी भाभी और मेरा दोनों का बहुत ज़्यादा गड़बड़ था कंडीशन, हम दोनों को स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगे, बाकी पूरे घर में किसी को नहीं ज़रूरत पड़ी। तो वो जो स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगे हैं, उसके बाद जो भूख लगती है ना गाइस, आई कैन नॉट टेल यू, आप सोच नहीं सकते। मेरे डाइट वीडियोस में आई थिंक उसका खाली 1/3 खाना दिखाया होगा आज के टाइम पे, कि मैं दिखा के भी थक जाऊंगी, मैं खा के भी थक गई थी, मेरी भाभी भी खाना खा के थक गई है आज के टाइम पे। मैं नॉर्मली डिनर में चावल और दाल खाती थी, या खिचड़ी खाती थी, है ना, या कभी 1 रोटी और सब्जी खाती थी। बट अभी मैं 2 रोटी सब्जी खाती हूँ, मैं साथ में खिचड़ी भी खाती हूँ, मैं पापा की भी सब्जी और खाना काफ़ी सारा ले लेती थी बीच में, मैं उसके बाद और बाहर से खाना मंगवा लेती थी, और मैं वो भी खाती थी। और ये सारा का सारा खाना, हमारे घर में किसी में खाना बनाने की कोई हिम्मत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है अभी तक भी। बाहर से कोविड थाली आ रही है, पहले तो एक आध बार हमने खरीदे थे, वो खाना अच्छा नहीं आ रहा था, होटल्स की थाली वगैरह ना, वो बहुत हैवी खाना, पनीर, दाल मखनी इस टाइप का आ रहा था। दैट इज़ नॉट समथिंग जो बीमार लोग खा पाएंगे। तो फिर हमने वो करा, कोविड थाली, यहाँ पर मस्टर्ड बाय मिड टाउन रेस्टोरेंट है, वो लोग हेल्प कर रहे हैं लोगों की, जिनको भी कोविड पेशेंट्स हैं उनको खाना डिलीवर करवाया जा रहा है। तो कोविड थाली आती गई, वो रोज़ घिया दाल आया है, रोज़, पहले तो बहुत दिन तक, उसके बाद जाके दूसरी सब्जियाँ आने लगी अब जाके। सो वही कोविड थाली खाते थे, एंड वही वाली, मतलब मैं वो एक थाली खा जाती थी, बाहर का भी खाना खा जाती थी, मतलब मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा क्वांटिटी में खा रही थी स्टार्टिंग में। लेकिन कोविड में मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था, मतलब बहुत मुश्किल से हम लोग खाना खा रहे थे, अंदर ही नहीं जाता था खाना, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट जैसे तैसे करके खाना था, रिकवरी के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। कोविड में ना ये चीज़ बहुत लोग गड़बड़ करते हैं कि खाना नहीं खाते स्टार्टिंग में। सो दिस इज़ वन एडवाइस, अगर किसी को भी हो कुछ हो, मेक श्योर दैट द पर्सन ईट्स इनफ हेल्दी होम कुक्ड फूड, होम कुक्ड या कोविड थाली जो भी मिले, हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगर खाना नहीं खाएंगे रिकवरी नहीं होगी। भाई के दोस्त के पापा वेंटिलेटर पे पहुंच गए थे क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था उस टाइम पर स्टार्टिंग में। खाना खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नहीं हम इग्नोर कर सकते। टाइमली मेडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइमली खाना खाना इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी रिकवर कर सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो स्टार्टिंग में ही आपको करा लेने हैं, ज़रा सा भी आपको कोविड का डाउट हो तो कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC, CRT, ठीक है, CRT इज़ हेल्पिंग अ लॉट कोविड का वो बताने में कि कितना है कितना नहीं है, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा पहुंच गया था, और पापा का तो 95 पहुंच गया था, जबकि 5 होना चाहिए। तो अब जाके वो CRT अब स्टेबल हुआ 21 दिन के बाद में। सो वो हमारा मेडिकेशन से ही हुआ था। जिन लोगों का भी CRT ज़्यादा हुआ था उन्हें डॉक्टर ने मेडरॉल दी थी, मिथाइल प्रेडनिसोलोन सॉल्ट का नाम है। फाइनली बाद में पापा को तो मेडरॉल मिल गई थी, मेरे को तो मेडरॉल, मेरा जब तक टाइम आया तब तक तो यहाँ पे स्टॉक आउट होने वाला सिचुएशन हो गया था, तो मेडरॉल नहीं मिली। फिर प्रेडमेट नाम की दवाई मिली, दूसरी कंपनी की मिली, फिर हमने वो वाली ली। भैया और को तो मेरे कज़न ब्रदर ने कुरियर करके भेजी। मतलब मेडिसिन का ऐसा शॉर्टेज है ना इस टाइम पे, एक्स्ट्रा मेडिसिन भी लेके नहीं रखना चाहिए, बिकॉज जिनको ज़रूरत है
उनको फिर प्रॉब्लम आएगी। जैसे ज़रूरत है जितनी है उतनी ही लेनी चाहिए, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज मेडिसिन। सो मेड्रोल इज़ अ स्टीरॉयड, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, जो कि मेरे स्टीरॉयड इंजेक्शंस के बाद भी मेरा थोड़ा CRP ज़्यादा था, तो इसलिए फिर मुझे धीरे धीरे करके 2 गोली रोज़ की वो खानी थी, फिर 1 गोली करते जानी है, फिर अब मेरे को आधी गोली पे आना है। अब 2 दिन के बाद मेरा मेडिकेशन इसका कोरोना का बंद हो जाएगा फाइनली। एंड मतलब पूरे मेरे 3 हफ्ते का अच्छा तगड़ा मेडिकेशन पूरे टाइम चला है। एंड धीरे धीरे ठीक हुआ, फील हुआ, बेटर हुआ। जब मुझे स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगा था ना फर्स्ट डे, दर्द तो बड़ा ज़ोर का हुआ था, वो तो वेन में लगता है और वैसे भी ड्रिप लगी हुई थी, तो देख देख के और बीमार फील होता था कि पूरा दिन ड्रिप लगी होती है हाथ पे। भाभी की भी ड्रिप लगी हुई थी। एंड कुछ ब्लड थिनर्स तो यहाँ पर लगते थे, वो तो मस्कुलर होते हैं, तो पेनफुल थोड़े तो होते थे, बट ठीक है, दैट्स ओके। एंड लेकिन दोज इंजेक्शंस हेल्प्ड अ लॉट। सिर्फ 1 दिन के अंदर 80% मेरा कफ ठीक हो गया था, नहीं तो मैं ऐसी गंदी हालत में थी ना। बट दोज इंजेक्शंस हेल्प्ड मी सो मच। 80% कफिंग मेरा ठीक हो गया था विद सिफोटिम सॉल्वेंट एंड मेनली इंजेक्शन से, आई थिंक बहुत फर्क पड़ा होगा। सो दैट्स हाउ आई रिकवर्ड विद प्रॉपर मेडिकेशन ऑन टाइम। एंड 4-4 बार दिन में स्टीम ली, एंड 4-4 बार दिन में गर्म पानी नींबू ने निचोड़ करके पिया। दैट हेल्प्ड अ लॉट। 3 किलो वेट यूं ही कम हो गया बिना बात का। अब जा करके वापस बढ़ने लगा जब मैं इतना एक्सट्रीम लेवल पे खा रही हूँ तो। और सब लोगों का वेट कम हुआ घर में, काफ़ी कमज़ोर हो गए, बहुत वीकनेस और फिटीग आ जाती है इतना, मतलब नहाने के बाद भी आप थक जाओगे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। एंड कोई कैसे बिहेव करता है, किसी का बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, सबका घर में अलग अलग कंडीशन था। कोई चल फिर भी नहीं पा रहा है, कोई आराम से चल फिर पा रहा है, कभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, घूम फिर रही हूँ, काम कर रही हूँ, वीडियोज़ भी शूट कर रहे हैं मैंने बीच में, मैं ऐसी सिचुएशन में भी गई हूँ। कभी मैं बिल्कुल ठप हो जाती हूँ एकदम से कि नहीं बिल्कुल नहीं चलना मेरे को। कभी मम्मी बिल्कुल पूरा दिन सो रही होती हैं, कभी वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वॉज। बट अभी भी पूरी फैमिली में सब लोग रिकवर कर रहे हैं, एवरीवन इज़ इन अ मच बेटर हेल्थ। लेकिन वीकनेस सबको है। भाई बीच में बोल रहा था कि आधे घंटे से ज़्यादा तो मैं बैठ भी नहीं सकता सीधा, ऐसी सिचुएशन भी थी। पापा भी नहीं बैठ पाते थे, मतलब उनको तो कॉन्टीन्यूसली सोना था, तो ऐसे था, मतलब कंडीशन वो मतलब ठीक नहीं थी किसी की भी। बट वी आर आउट ऑफ डेंजर जोन नाउ। पर हमें अभी भी बहुत ध्यान रखना है आगे, हमारी डाइट अच्छी रखनी है, प्रोटीन इनटेक अच्छा होना चाहिए है, मल्टीविटामिन, जिंकोविट, विटामिन सी, विटामिन B12 ये लेना हमें बहुत ज़रूरी है आगे। इसको हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं किसी भी कीमत पे। स्टीम लेना काफ़ी ज़रूरी है आगे भी, गर्म पानी भी नींबू वाला पीते रहना ताकि फटीग और वीकनेस ना हो। SpO2 कम से कम 1 महीना चेक करना पड़ेगा रेगुलरली, दिन में 8-8, 10-10 बार, स्पेशली यंग लोगों को या फिर मेरे जैसे लोगों को जिनका SpO2 डाउन कई बार आया है, तो हमें तो बहुत देखना पड़ेगा। मेरा SpO2 डाउन था, मेरे को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड था, इसीलिए मुझे इतने ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह ये सब ट्रीटमेंट दिया गया था। एंड मेरा अभी भी SpO2 कभी 93, 92 आ जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन माई केस, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि यंग लोग एक्चुअली रिकवर भी कर रहे हैं, बाकी के लोग भी रिकवर करते हैं। रिकवरी के बाद सडनली स्ट्रोक आता है, हार्ट अटैक आता है, डेथ हो जाती है। एंड जो मेरे स्टीरॉयड के इंजेक्शन थे उसके साथ में शुगर इज़ कम्प्लीटली नॉट अलाउड, शुगर नहीं खाना है। और मेड्रोल भी अगर ले रहे हैं तो भी शुगर नहीं खाना है। बट आई वॉज सो स्टूपिड, मैंने केयरलेसनेस रखी बिकॉज मेरी क्रेविंग्स और फूड का इतना बढ़ गया था, तो मैंने शुगर वुगर खा ली कुछ दिन, विच वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ मी। बट अब मैं ध्यान रख रही हूँ, अब मैं नहीं खा रही हूँ। सो ध्यान रखना पड़ेगा अब आगे एटलीस्ट 1 से 2 महीने के लिए बहुत ज़्यादा, अदरवाइज स्ट्रोक आने का रिस्क है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कभी भी एकदम से डाउन होकर के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ऊपर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एंड सिलेंडर्स तक नहीं मिलते हैं यार आज की डेट में। इट वॉज सो डिफिकल्ट, भाई ने कितनी मुश्किल से अरेंज करा था, भाभी का भी डाउन था उनके यहाँ पे, और मेरे यहाँ पे तो अरेंज भी नहीं हो पाया था। जबकि मेरे केस में हमें थी ज़रूरत की होना चाहिए हमारे पास इमरजेंसी के लिए। बट ठीक है, एक जगह बात कर रखी थी, अगर कोई बहुत इमरजेंसी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती तो अरेंज करते। और आज मैं कितना सारा भूल गई हूँ, इतना तो बोलना भी बहुत डिफिकल्ट था पहले कुछ टाइम पहले तक। तो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। हुआ कैसे कोविड बता दिया मैंने, आजकल सबको ही फैल रहा है, बहुत लोगों को हो रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्सपीरियंस मेरा पूरा बहुत ख़तरनाक था, बहुत फटीग वगैरह थे, वीकनेस थे, बहुत खांसी थी।
एंड ठीक भी हो गई थी, बहुत आराम से बिहेव भी कर पा रही थी, चल फिर भी पा रही थी, वीडियोस भी बना पा रही थी। एक ही हफ्ते के अंदर ऐसा भी हो गया था। बट हाँ, थकान ओवरऑल काफ़ी रही है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम ओनली कोविड के बाद जब मैं वीडियो शूट करने बैठी हूँ आज, एंड 21 दिन हो गए आज की डेट में। और रिकवर बस इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स, गेटिंग गुड डॉक्टर्स ऑन टाइम एंड गुड मेडिकेशन ऑन टाइम बहुत ज़रूरी था। अगर मेडिकेशन लेट कर दी होती, टाइमली टेस्ट ना करवाए होते ब्लड के, टाइमली दवाई ना ली होती, टाइमली इंजेक्शंस ना लगवाए होते, तो पता नहीं मैं कहाँ होती कहाँ नहीं होती। बिकॉज मेरा ये वाला सिचुएशन पहुँच चुका था कि फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा होता हॉस्पिटल में एडमिट होना। एंड हॉस्पिटल में कोविड में एडमिट होना ना इज़ समथिंग विच आई डोंट थिंक इज़ गुड, बिकॉज इतना केयर नहीं हो पा रहा है। जो कंपाउंडर अंकल आते थे ना मेरे को घर पे इंजेक्शंस लगाने आते थे, वो बोलते थे, कहते थैंक गॉड आप घर पर हो, हॉस्पिटल्स में कंडीशन इज़ नॉट ओके। ठीक है, वहाँ पे तो लोग वैसे ही इतना टेंशन में आ जाते हैं, वायरस मल्टीप्लाई इतना हो जाता है कि इतने लोग इन्फेक्टेड हैं ऑलरेडी। तो मेरे को तो घर पर आकर के एक अंकल इंजेक्शंस लगा के जाते तो मेरा तो भाई बड़े बड़े आराम से बिना टेंशन की ट्रीटमेंट हो गया। हॉस्पिटल में तो नहीं तो डर जाता है, पता है। तो बट हाँ, अगर मेरा और कम होता ऑक्सीजन फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ना होता। बट थैंकफुली ठीक हो गई, मैं रिकवर कर गई, टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया, थैंक गॉड टू डॉक्टर समीर। बस टाइम पर सब कुछ हो गया। एंड डॉक्टर स्तुति खरे शुक्ला, शी वॉज ऑल्सो सो वरीड, जो मेरी हेयर की डॉक्टर है उनको मैंने बताया तो मतलब शी ऑल्सो टुक केयर ऑफ मी सो वेल। उन्होंने भी देखा, बिजी होती है बट एक बार तो उन्होंने भी सीधा कॉल करा, मुझसे बात करी, डिस्कस किया सब। और डॉक्टर अर्शदीप ने भी मतलब चेक करा, मेरा टाइमली इम्यूनोसप्रेसेंट भी रुकवाया। 3 हफ्ते के लिए मेरा हेयर का मेडिकेशन रुका। अब वापस से बस एक बार मेरा कोरोना का रिपोर्ट आ जाए नेगेटिव, एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। मेरा कोरोना का मेडिकेशन खत्म हो गया, तो आई विल बी स्टार्टिंग अगैन विद माई इम्यूनोसप्रेसेंट नाउ। सो दिस वॉज माई कोविड स्टोरी। एंड इससे आपको क्या सीख मिलेगी? किसी को भी ज़रा सा भी सिम्टम है तो डू नॉट इग्नोर दैट। टाइमली ब्लड टेस्ट करवाने हैं, CRT, CBC, HRCT, डी टाइमर, HRCT अगर डॉक्टर बोले तो डी टाइमर, ये सब करवाना है, कोविड टेस्ट करवाना है, टाइमली मेडिकेशन को बिल्कुल स्टार्ट कर देना है, स्टीम लेना है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, गर्म चीज़ें खानी है, और गर्म पानी पीते रहना है, आइसोलेट हो जाना है, किसी और को नहीं पहनाना है, डबल मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़्यादा तकलीफ लगती है, डॉक्टर बोलते हैं HRCT स्कैन के लिए, तो वो करवाना होगा। अगर रिक्वायर्ड होगा, रिपोर्ट्स ठीक नहीं होंगे तो इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ सकते हैं, एंड स्टीरॉइड्स खाने पड़ सकते हैं। एंड जस्ट यही है, तभी ठीक होएगा। और आगे भी बहुत ध्यान रखना है। और SpO2 को बार बार दिन में 8 से 10 बार चेक करना ही करना है। ऑक्सीमीटर लेकर के रखना, आगे आने वाले टाइम में भी ज़रूरत लगेगी, दोबारा कोरोना का वेव आएगा क्योंकि। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मेरी वीडियो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए हेल्पफुल होगी। एंड पॉजिटिव रहना होता है ऐसे में, बिल्कुल भी टूटना नहीं होता है। हिम्मत मैंने 1 मिनट भी नहीं हारी, विल पावर हम लोगों ने पूरे टाइम रखी है। पापा की थोड़ी कंडीशन होती तो हम घबरा जाते थे, बट उनको भी हमने हिम्मत देने की बहुत कोशिश करी है। ऐसे में अपने को हिम्मत देनी भी होती है, पॉजिटिव रहना होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी होती, बिकॉज स्ट्रेस से ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। मेरा भाई बहुत स्ट्रेस लेता था, हम सबकी उस चक्कर में उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, जबकि ही वॉज कम्प्लीटली फाइन, बट वो भी फिर बहुत बीमार होता गया। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक रहना है, पॉजिटिव रहना है, सब ठीक हो जाता है। बीमारी के टाइम पे इलाज करो, ठीक हो जाती है, बस केयरलेसनेस नहीं रखनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।